1971 वॉर एयरफोर्स की तो बिल्कुल भी शिकस्त नहीं थी। एक दिलेर फौज को बहुत मुश्किल सिचुएशन में डालकर हरवाया गया एक तरीके से। हमारी और उनकी 1:4 की रेशो थी। मुझे कहे कि लड़ो लड़ो लड़ो, क्या कैसे मैं लड़ूं? जनरल नियाजी की जगह आप नेपोलियन बोनापार्ट को लाकर बिठा देते हैं वहां पे, तो रिजल्ट सिर्फ एक ही हो सकता था कि लड़ते लड़ते सारे खत्म हो जाते। 1971 वॉर एयरफोर्स की तो बिल्कुल भी शिकस्त नहीं थी। वी वर फाइटिंग टिल द एंड। और इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हमारे पास था वी फॉट। और हम नहीं समझते कि वो हमारी नाकामी थी। हमने जितना उनको नुकसान 12 जहाज़ों ने पहुंचा दिया था, मेरा ख्याल है कि कोई 50, 60, 100 जहाज़ होते वो भी उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हमने इंडिया के साथ कभी भी अददी बुनियाद पे जंग नहीं लड़ी। हमने हमेशा अपने ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म और अपने जज्बे से और अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन के साथ जंग लड़ी। फौज बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन ना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उनके हक़ में थे और ना ही स्ट्रेटजी उनके हक़ में थी। लिहाजा आप यूँ समझें कि बहुत एक दिलेर फौज को बहुत मुश्किल सिचुएशन में डालकर हरवाया गया एक तरीके से। हमारी जो सोच ये थी कि जब भी कोई हुआ इस किस्म का, तो उस वक़्त का जो मगरबी पाकिस्तान है, आज का जो पाकिस्तान है, ये टारगेट होगा। और मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में, हालांकि जोग्राफिकली अदरवाइज़ वो ज़्यादा वल्नरेबल था, लेकिन उसका एक सोच ये थी कि वहाँ में अटैक नहीं करेंगे, भारत कभी उस तरह अटैक नहीं करेगा। और दूसरा ये था कि अगर जो आम पॉपुलर रिटोरिक है कि डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान। हमारे पास वहाँ पर सिर्फ 12 जहाज़ थे, एक स्क्वाड्रन था। जनरली हम वहाँ आर्मी की सपोर्ट किया करते थे और जो इंडियंस वहाँ पे हमला आवर होते थे उनसे भी हम नंबर आजमा हुआ करते थे। मुआवजना अगर दोनों साइड्स का किया जाए तो हम लोग समझ लो कि आटे में नमक के बराबर ही होंगे वहाँ पर। हमारे पास वही सबमरीन गाजी थी और उसके अलावा 3 सबमरीन हमारे पास और आ गई थी। हमारी और उनकी 1:4 की रेशो थी। जंग तो शुरू हुई 3 दिसंबर 1971 को, मगर हमारी नेवी में वो लोग जो ईस्ट पाकिस्तान के थे, उनको किसी वजूह की बिना पर तमाम ऑपरेशनल सबमरीन, हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ से उतार दिया गया। तो आप ये सोचिए कि एक फ़ौज जो ऑलरेडी उनसे 1/4 थी इंडिया से, उसमें 25% लोगों को उतार के ज़मीन में रख दिया, मतलब उनको वहाँ नौकरी वो कर रहे थे। इस पूरे तनाजुर में हमने वो जंग लड़ी। जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, जो मैं समझता हूँ, कि ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को आपने इस्तेमाल करना था एज पार्ट ऑफ द आर्मी। जब ने आपने उनको 1 मार्च से आइसोलेट कर दिया, उससे पहले आइसोलेट कर दिया और ट्रेनिंग पर लगा दिया, तो वो क्या समझते कि यू डोंट ट्रस्ट देम। देखिए, पूरी फौज बैठी है बैरिकेड्स के ऊपर और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की बटालियन जो है वो ट्रेनिंग कर रही है, ठीक है। तो वो क्या समझते। मैं समझता हूँ कि अगर आपको फौज की तरह आप उनको भी इस्तेमाल करते, वो आपके वही काम करते जो बाकी फौज काम कर रही होती। वहाँ का दिफा करने के लिए जो भी इंतजामात थे, सिर्फ एक डिवीजन फौज थी वहाँ पे। वो भी पूरी नहीं थी, क्योंकि वो कहती है टैंक्स नहीं चाहिए, तो टैंक्स की जरूरत नहीं थी। और बिखरे हुए थे पूरे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ा एरिया है, एक डिवीजन फौज तो थी कुछ नहीं। उसके साथ अगर आप समझते थे कि आप दिफा कर सकेंगे तो बड़े गलत। ये मैंने 2 किताबें रखी हुई हैं और ये पाकिस्तानियों की लिखी हुई नहीं है। एक ये शर्मिला बोस की है, इंडियन ऑथर हैं। ये ख़ुद कह रही हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि
वहाँ पर जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो 24,000 से ज़्यादा नहीं थी। तो और अगर सिविल मिलिट्री आप मिला लें तो 35,000 बनते हैं, आप 10,000 वो लगा लें जो सिविल आर्म फोर्सेस होते हैं। तो टोटल 93,000 जो प्रिजनर्स थे उसमें सिर्फ 35,000 थे जो कि यूनिफॉर्म थे, जिसमें से 24,000 फ़ौज थी, क्योंकि थे ही 2 डिवीज़न, तो इससे ज़्यादा वो हो ही नहीं सकते थे। इंडिविजुअल छोटी छोटी पॉकेट्स में हम बटे हुए थे, डिप्लॉयड थे वहाँ पे, और जहाँ जहाँ इनकाउंटर हुआ वहाँ पे हमारे बारे में तो खुद भारतीय जो राइटर्स हैं उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान फौज बड़ी बेजिगरी से लड़ी। और ये मान शाह को बड़ा फेमस इंटरव्यू मौजूद है आपका, कि उनसे किसी ने पूछा था कि डिड पाकिस्तान आर्मी हैव ए चांस, उसने कहा नो। उन्होंने कहा वाई, कहता हमारी जो रेशो था 50-1 था रेशो। इसी तरह हमारे इनके इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे हमारी सबमरीन लगी हुई थी, 3 सबमरीन थी जो फ्रेंच मेड थी। इन तीनों में एक सबमरीन थी हंगोर। ये एक सबमरीन थी, इंडिया के 2 जहाज़ थे, उनका नाम था किरपान एंड कुकरी। ये थे एंटी सबमरीन फ्रिगेट, वो पानी के जहाज जो पर्पस बिल्ट हैं सबमरीन को मारने के लिए। इस शेर के बच्चे ने वहां पर जाके इन दोनों को अपने निशाने पर रख लिया और एक जहाज को मारा। वो इतना डैमेज हुआ कि बमुश्किल उसको हार्बर पहुंचाया गया, और दूसरा जहाज उनका था कुकरी, उसको मारा उन्होंने, टारगेट 0 किया। विद इन मिनट्स द एंटायर शिप और उसका क्रू उसको समंदर की तह गहराइयों में पहुंचा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर आज तक का रिकॉर्ड कायम है कि किसी कन्वेंशनल सबमरीन ने उसको इस तरह से मारा। और ये 9 दिसंबर को ये वाक़या हुआ, तो इसीलिए 9 दिसंबर को हंगोर डे मनाते हैं। जसोर सेक्टर में 20-21 नवंबर की रात को हम पे हमला हो गया। उस वक्त जब ये हमला हुआ तो फिर हमने कहा कि अब तो एक सही लड़ाई शुरू हो गई हुई है, एक दुश्मन का आपको सामने पता है, उससे लड़ने के लिए तो हम लोग पूरी तरह कोशिश की हमने जितनी हो सकती थी, लेकिन इट इज़ अ लॉस्ट कॉज, मिलिटरीली इट वाज अ लॉस्ट कॉज। तो लड़ाई के वक्त तो हम ऐसी हालत में थे कि जिस तरह के मुझे आप कुएं में डाल दें और ऊपर से लोग पत्थर मार रहे हैं और मैं डुबुकियाँ मार रहा हूँ कि पत्थर ना लगे, और मुझे कहें कि लड़ो लड़ो लड़ो, क्या कैसे मैं लड़ूँ। आखिरी दम तक हम वहाँ पे लड़ते रहे, आखिरी जहाज़ तक और आखिरी बंदे तक हमने वहाँ पर फाइट किया, जब तक कि हमारी पूरी रनवे जो थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो गई। अगर हमें पहले से ये सपोर्ट होती, पहले से पाकिस्तान एयरफोर्स के या पाकिस्तान को ये ख्याल होता कि वहाँ पर कोई और ज़्यादा फोर्स होनी चाहिए, तो वो सिर्फ एक स्क्वाड्रन वहाँ पर फाइटर स्क्वाड्रन ना होता, और बहुत से यानी स्क्वाड्रन्स होते कि हम उनका मुकाबला कर सकते। मेरा ख्याल है कि ये अजम्पशन दुरुस्त नहीं है कि अगर 3 डिवीज़न होते तो काम ठीक हो जाता। वहाँ पर आप जितनी भी फ़ौज रखते वो सब की सब प्रिजनर बन जाती, अगर ज़्यादा रखते ज़्यादा प्रिजनर बन जाती। इसलिए कि एक तो आपने पॉपुलेशन को अपने ख़िलाफ़ कर लिया अपनी गलतियों की वजह से, जो भी वजूहत थी। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे एक्सप्लॉइट कर रहा था उस चीज़ को, तो वो इट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिविल वॉर, a secessionist movement and a total enemy aggression। तो इन 3 को एंड नो सपोर्ट ऑफ द पीपल। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन थी, लड़ते रहें मर जाएं, वो तो हम कर ही रहे थे, उससे तो किसी सोल्जर ने इनकार नहीं किया था, इवन जनरल न्याजी ने भी इनकार नहीं किया था कि हम लड़ते रहे। जनरल न्याजी की जगह आप नेपोलियन बोनापार्ट को लाकर बिठा देते हैं वहाँ पे, तो रिजल्ट सिर्फ एक ही हो सकता था कि और लड़ते लड़ते सारे ख़त्म हो जाते, इसके अलावा और कोई ऑप्शन रहती ना कोई। सरेंडर तो एक ऐसा अलमिया है जो कि लड़ाई में इससे बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती। 16 December was actually a very numbing day. We all went numb and we were told कि भाई no more fighting. And we just collapsed, as I said, physically, mentally, emotionally.
and took us some time to realize what actually had happened to us. लोग ही जब आपके दुश्मन हो गए तो आपने तो इसका मतलब है एक बुलेट फायर किए बगैर ही आपने सब कुछ जीत लिया। दे कॉट ईस्ट पाकिस्तान बिफोर दे इवन फायर्ड अ सिंगल बुलेट। जनरल नियाज़ जी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, अगर वो हथियार ना डालता तो दे वुड बी बुचर्ड इन एनी केस। तो वो एक एज ए जनरल सबसे ऊपर बैठा हुआ है और उसने अपने बंदों को बचाना भी है, और जब उसको पता है कि वी आर ऑल फिनिश्ड तो वो it was a useless thing. It was a useless thing to keep fighting and then ultimately kill all the 100,000 people, get them killed. हम भी ये सवाल अपने आप को, हमने क्यों हथियार डाल दिए? ये ऐसा जख्म है जो मेरे जैसे लोगों पर कभी ख़त्म नहीं, हमारी कौम पे भी ख़त्म नहीं हो। अगर हम अपनी सियासी उससे निकल जाएंगे तो हम ये सोच सकेंगे। जो मैंने आपसे कहा ना, क्लोजर हम नहीं करने को तैयार इसको, क्योंकि हम अपनी गलतियाँ मानने को तैयार नहीं हैं। वो तस्वीर आपके आने वाली कई नस्लों को हॉन्ट करती रहेगी।